The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। केंद्र सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत फिक्र करता है, करनी भी चाहिए, संविधान की दी ताकत है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार तबलीगी जमात पर हुई रिपोर्टिंग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये भी कि तथ्यों पर आधारित खबरों को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए। ये तर्क सुनकर अब मुझे लगता है कि प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत की रैंकिंग सुधरने वाली है। पत्रकारों को रिपोर्टिंग की पूरी आज़ादी मिलेगी, किसी भी किस्म का कोई भी सरकारी दबाव नहीं होगा। बड़ी खबर में आज इस पर बात करेंगे और इस पर भी कि ये जो ठंड का मौसम आ रहा है, ये जो पराली जलने का मौसम आ रहा है, ये जो धुंध का मौसम आ रहा है, इसका कोरोना से क्या कनेक्शन है? क्या अब आपको ज़्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए? और बात सेहत की होगी, आर्थिक की। आर्थिक सेहत कितनी गड़बड़ है, इसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अनुमान दिए हैं। पर सबसे पहले शो में देखिए दिन का वीडियो। रामविलास पासवान नहीं रहे। 74 साल के पासवान तकरीबन 2 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां 8 अक्टूबर की रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका हालिया परिचय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का था नरेंद्र मोदी सरकार में, कैबिनेट में। सुनने में भले भारी भरकम न लगे, लेकिन ये पोर्टफोलियो उस कौशल का गवाह था जिसके चलते पासवान राजनीति में सबसे माहिर मौसम विज्ञानी कहलाते थे। वैसे अगर आपकी दिलचस्पी हो तो जान लीजिए कि मौसम वैज्ञानिक का ये तमगा उन्हें उनके पुराने दिनों के साथी लालू प्रसाद यादव ने दिया था। केंद्र में किसी की सरकार बने, पासवान को लाल बत्ती जरूर मिलती थी, ऐसे जुमले चलते थे। देश में मंत्री पद को लेकर उनकी जो रवायत थी उस पर खूब चर्चा होती है। इस पर भी कि किस तरह से उनका सिलेक्शन एक ही बरस पुलिस के अधिकारी के लिए भी हुआ था और विधायकी के लिए भी इलेक्ट हुए थे। तो एक जगह सिलेक्ट हुए, एक जगह इलेक्ट। उनसे पूछा गया कि गवर्नमेंट बन के रहोगे कि सर्वेंट बनकर रहोगे, और उनका जवाब क्या था सबको पता है। रामविलास पासवान की सियासत की एक खासियत थी कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से भी सामाजिक दुराव नहीं रखते थे, सबसे संबंध रखते थे। जानने वालों ने कहा कि मदद भी सबकी करते थे। लंबे समय तक वो जीके का सवाल भी रहे। 1977 में हाजीपुर से उनका जो चुनावी विक्ट्री का मार्जिन था वो 1991 तक कायम रहा। बाद में पीवी नरसिम्हा राव जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, वो नांदयाल सीट से उससे बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। पासवान का एक पांव दिल्ली में रहता, दूसरा बिहार में, लेकिन बिहार का पांव उन्होंने ज़्यादा नहीं जमाया। पटना की राजनीति नहीं की, दिल्ली की राजनीति की। इसीलिए जानकार कहते हैं कि वो कभी भी मुख्यमंत्री पद के गंभीर दावेदार नहीं बन पाए। अब रामविलास पासवान की विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं, लेकिन पुराने जानकार कहते हैं कि चिराग को रामविलास पासवान जैसा राजनीतिक कौशल हासिल करने में कई बरस लग जाएंगे। बिहार में हाजीपुर के लोग कहते थे, हमारे यहाँ 2 ही चीज़ें मशहूर हैं, केले और रामविलास पासवान। भारतीय सियासत उनको याद रखेगी। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 12 जनपद पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और उनका शनिवार के दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये था वीडियो और उससे जुड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ।
पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 70,496 नए मामले सामने आए। 964 मरीजों की मौत हुई। 78,365 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए 69,06,151। कुल मौतें 1,06,490 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 59,06,059। रोजाना नए मामलों का आंकड़ा 1 लाख को छूते छूते रह गया और फिर पीछे आने लगा। अब रोजाना तकरीबन 70,000 नए मामले सामने आते हैं। मौत की संख्या भी 1,000 रोजाना के आसपास। इस बात का मतलब कुछ लोगों ने यह निकाल लिया कि भारत ने महामारी पर काबू पा लिया है, इसलिए अब मास्क वगैरह की जरूरत नहीं, पुराने ढर्रे पर लौट सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको भारत के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये बयान सुनना चाहिए। Pollution will lead to increasing number of cases. There are now studies which have come out for COVID-19 and air pollution. There is a study from China. There is a study from Italy also. Both these studies show, these are modeling studies and based on surveillance data, which show that areas where air pollution levels go up, just a mild 1 point increase in PM 2.5 leads to almost a 8 to 9% increase in COVID-19 cases. So two things are important to remember. One is that there could be a spurt of cases because of air pollution, and secondly because air pollution causes inflammation in the lungs, especially in those who have underlying respiratory diseases. If they now get COVID-19 infection also, it's very likely that they will have a more severe infection. So both increasing number of cases and more severe infection both can happen if air pollution rises. And especially during the pandemic period. डॉक्टर साहब की बात को दोहरा देते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदूषण के सिर्फ 1% बढ़ने से कोविड-19 के मामलों में 8 से 9% मामलों की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदूषण के बढ़ने से न सिर्फ मामले बढ़ेंगे बल्कि वो पहले से ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के साथ फेफड़ों में सूजन के मामले बढ़ जाते हैं, खासकर उन लोगों के केस में जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है। अगर इन्हें कोरोना संक्रमण हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि इंडो गैंजेटिक प्लेन के लोगों को यानी कि गंगा जमुनी मैदान के लोग, यूपी बिहार के लोग प्राइमरली, इन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ हर साल ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ जाता है। तो अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो अतिरिक्त सतर्क रहिए। अगर सांस की बीमारी है तब भी सतर्क रहिए। हाथ धोते रहिए, मास्क हमेशा लगा कर रखिए, जब ज़रूरी हो तभी हटाइए, सुरक्षित दूरी से जाकर, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। त्योहार का मौसम है, जिंदगी त्योहारों से परिपूर्ण होती है, लेकिन त्योहार के बहाने सतर्कता कम मत करिए। आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, सुना सुनाया लग रहा होगा, लेकिन मृतकों के आंकड़े दोबारा पढ़ लीजिए। भारत में 9 अक्टूबर 2020 तक 1,06,490 लोग कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। जब आप ये आंकड़ा सुन रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, सोचिए अगर इनमें से कोई आपका प्यारा भी हो सकता था। अगर आपका कोई प्यारा इसमें है मेरी तरह, तो आप इस तकलीफ को समझ सकते हैं और इस बीमारी की भयावहता को भी। जीवित रहिए, सरसलामत तो सल्तनत हज़ार। सतर्क रहिए, हम लगातार दोहराते रहेंगे, लगातार कहते रहेंगे, क्योंकि ये बात ध्यान से उतारने की नहीं है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हुए ऐलानों पर बात करते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक पूरी हुई। इसके बाद बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने समिति के फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बताया कि रेपो रेट के बारे में। क्या रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह 4% पर रहेगा। रिवर्स रेपो रेट यानी जिस दर पर आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है वो 3.35% रहेगा। इसके बाद बैंक ने वो किया जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। बैंक ने बताया कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की विकास दर क्या रहेगी। बकौल गवर्नर शक्तिकांत दास, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की अर्थव्यवस्था 9.5% सिकुड़ेगी, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ। उदाहरण से समझते हैं, अगर पिछले साल भारत ने 100 रुपए कमाए थे तो इस साल वो 90 रुपए 50 पैसे कमाएगा। दास ने यह भी कहा कि पहली तिमाही के झटके को हम पीछे छोड़ रहे हैं। चौथी तिमाही तक हम पॉजिटिव जोन में होंगे, मतलब शून्य को पार कर जाएंगे और इकॉनमी फिर से बढ़ने लगेगी। ये तो सरकार के दिए, बैंक के दिए आंकड़े हैं। हमने इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी मांगी, सुनिए। आरबीआई ने बहुत स्पष्ट नहीं किया है कि क्वार्टर टू क्वार्टर रिकवरी का
का की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। और इसलिए आश्चर्य की बात है कि अगर हम पूरा साल माइनस टैक्स के साथ खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहली तिमाही में -24% की मंदी है और अगली तिमाही में अगर हम रिकवरी भी करेंगे तो 14% के आसपास रहेगा। तीसरी सुर्खी बनाई लालू प्रसाद यादव ने। हाईकोर्ट ने आरजेडी नेता को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी। ये चाईबासा ट्रेजरी का मामला है। यादव को जमानत के लिए 50-50 हजार के 2 निजी बॉन्ड भरने होंगे। इसके अलावा 2 लाख रुपए की पेनल्टी भी भरनी होगी। चाईबासा ट्रेजरी का मामला 1992-93 में सरकारी खाते से 33 करोड़ 67 लाख रुपए के गबन का है। इस दौरान लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के एक और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को दोषी पाया था। लालू प्रसाद को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि दुमका ट्रेजरी का मामला अभी भी लंबित है। बिहार चुनाव में राजद एक बड़ी पार्टी है, लालू एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसे तभी बुनाया जा सकता है जब लालू मैदान पर आए। इसलिए उनकी जमानत को लेकर इतनी जोर आजमाइश चल रही है। अगली सुर्खी राजस्थान से है। एक चर्चित मामला जिसमें एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। सूबे के करौली जिले में 7 अक्टूबर को जमीन से जुड़े एक मामले में बाबूलाल वैष्णव नाम के एक पुजारी की उनके गांव में कुछ लोगों से झड़प हुई। बुकना गांव की ये बात है। वहां तकरीबन 5 एकड़ जमीन है जो राधा कृष्ण मंदिर से जुड़ी हुई है। इसे मुख्य पुजारी को दिया गया। जब पुजारी इस जमीन के करीब अपना घर बनाने के लिए प्लॉट तैयार कर रहे थे, तब गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति की, लेकिन पंचायत ने पुजारी के दावे को सही माना। इसके बावजूद कैलाश मीणा नाम के शख्स ने जमीन के करीब एक प्लॉट तैयार करना शुरू कर दिया। इसके चलते विवाद हुआ और फिर पुजारी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। 8 अक्टूबर की रात पुजारी ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले उन्होंने अपनी आपबीती पुलिस को बताई। आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुजारी के परिवार का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अशोक गहलोत की सरकार को इस पर जवाब देना होगा। आखिरी सुर्खी जुड़ी है टीआरपी स्कैम से। इस बात पर खूब शोर मच रहा है कि एफआईआर में, जिसमें रिपब्लिक टीवी और 2 अन्य चैनलों को नापा गया, फर्जीवाड़े घोटाले की बात मुंबई पुलिस ने कही। तो सफाई में उन्होंने कहा कि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम भी है। इस बात पर अब और जानकारी सामने आई। कहा गया कि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो इंडिया टुडे द्वारा किसी गलत काम की जानकारी नहीं मिली। मुंबई पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने बताया कि आरोपियों या गवाहों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की कि इंडिया टुडे ने टीआरपी के लिए पैसे दिए, बल्कि उन आरोपियों और गवाहों ने 3 चैनलों का नाम लिया, रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा। इस मामले में इंडिया टुडे के पत्रकार साहिल जोशी ने गवाह से बात भी की। उन्होंने भी इंडिया टुडे देखने की बात से साफ इनकार किया। इस बातचीत का ऑडियो भी रिलीज हुआ। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का हालिया समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। ये शब्द हमारे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। तबलीगी जमात पर हो हल्ले भरे मीडिया कवरेज के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए हलफनामा दाखिल किया और इस पर कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सुनवाई की और केंद्र सरकार को फटकार सी लगा दी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने सरकार के हलफनामे को टालम टोल करने वाला भी बताया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नाराज हुआ कि हलफनामा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जूनियर अधिकारी से दाखिल करवा दिया गया। सरकार की तरफ से मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकार पर बात की गई। इस पर हम आगे लौटेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। आपको मार्च से अप्रैल 2020 का वो दौर याद होगा जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण के तार मरकज से जोड़े जा रहे थे। न्यूज चैनल्स के पैकेज में मास हिस्टीरिया सना था और दौड़ लग रही थी। फिर आती है बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। इसी मीडिया कवरेज को विभाजनकारी बताते हुए जमीयत उलेमा हिंद और दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका दायर हुई। इसमें कहा गया कि मीडिया के एक वर्ग ने कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात के मरकज आयोजन को लेकर सांप्रदायिक नफरत फैलाई। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से वकील पेश हुए दुष्यंत दवे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं और इस पर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कहा कि वो अपने हलफनामे में कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं, जैसे आप अपने हिसाब से कोई भी दलील पेश करने को स्वतंत्र हैं। इसी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने वो लाइन जोड़ी जिसका जिक्र हमने बड़ी खबर की शुरुआत में किया।
कोर्ट ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी बहुत कुछ कहा। क्या आप कोर्ट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कर रहे हैं? आपने जूनियर अधिकारी से हलफनामा दाखिल करवाया, हमें यह रवैया गोलमोल लगता है। दूसरी बात, हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने खराब रिपोर्टिंग के कोई उदाहरण नहीं दिखाए। आप याचिकाकर्ता से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग का कोई उदाहरण नहीं है? तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि यह हलफनामा संबंधित विभाग के सचिव की तरफ से दाखिल होना चाहिए और इसमें मीडिया कवरेज से जुड़ी वो बातें होनी चाहिए जिसकी शिकायत की गई है। ये सब सुनकर सरकार का पक्ष बैकफुट पर आया और तुषार मेहता को कहना पड़ा कि वो नया हलफनामा दाखिल करेंगे। लेकिन जिस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इतना सुनाया, उसमें कहा क्या गया था, यह भी जान लीजिए कि हमारी और आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रही थी। हलफनामे में मीडिया की स्वतंत्रता का बचाव किया गया। इस बात को अंडरलाइन करिए, सरकार जिस मीडिया की स्वतंत्रता का हवाला दे रही है उसकी कितनी मुरीद है, इसके कुछ उदाहरण हम आपको आगे देंगे। हलफनामे में आगे कहा गया कि निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में मौजूद लोगों में कोविड-19 संक्रमण और कुछ वर्गों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले, ये सब तथ्य हैं और तथ्यों पर आधारित न्यूज रिपोर्ट को सेंसर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने बगैर नाम लिए मीडिया के कुछ वर्गों, कुछ रिपोर्ट्स को लेकर शिकायत की, लेकिन इन रिपोर्ट्स को प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही हलफनामे में कहा गया कि ये शिकायतें कुछ फैक्ट चेक न्यूज पर आधारित हैं, ताकि ये बताया जा सके कि पूरा मीडिया मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैला रहा था और उसे सेंसर किए जाने की ज़रूरत है। अब हलफनामे की सबसे ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। सरकार ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में पूरे मीडिया को सेंसर करने का आदेश हासिल करने का ये प्रयास है। इससे नागरिकों के अधिकार का हनन होगा कि वो समाज के संबंधित वर्गों के बारे में जानकारी रखें। साथ ही इस प्रयास से समाज को सूचनाओं से अवगत रखने का पत्रकारों का अधिकार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ हमने आपको बता दिया, लेकिन अब सरकार के हलफनामे के इस हिस्से पर बात करते हैं जिसमें हमारी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता और जागरूक समाज के लिए पत्रकारों के अधिकार की बात कर रही है। हलफनामे में ही सही, इन मुद्दों को लेकर हमारी सरकारें गंभीर दिखती हैं। अच्छी बात है कि सरकार मानती है कि पत्रकारों को स्वतंत्र होना चाहिए, पर सरकारों के लिए इसका पैमाना क्या है? पत्रकारों की स्वतंत्रता को देखने के सरकार के चश्मे क्या अलग अलग हैं? जो नैरेटिव सरकार के खिलाफ जाता है, क्या वहां सरकारें पत्रकारों पर आक्रामक हो जाती हैं? ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 180 देशों में 142वां स्थान है। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से अप्रैल 2020 में सालाना रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कहा गया कि भारत में लगातार प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ, पत्रकारों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई और हिंसा हुई। भारत में पत्रकारिता की स्थिति दिखाती इस रिपोर्ट और सरकार की सुप्रीम कोर्ट में कही फील गुड टाइप बातों का कुछ उदाहरणों और तथ्यों से मिलान करते हैं। सबसे ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। तमाम तरह के मोड़ लेने के बाद इस केस में योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कही। आरोप लगे कि जाति दंगा फैलाने और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हुई। इसके लिए मॉरिशस और दूसरे देशों से फंडिंग की बात कही गई। इस मामले में यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित तौर पर संबंध रखने के आरोप में 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और इन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया, जो कि आतंकवाद रोधी कानून है। इसके अलावा राजद्रोह का केस भी लगा। इन 4 लोगों में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी शामिल हैं, मलयालम भाषा के पत्रकार और दिल्ली में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी। इस गिरफ्तारी के खिलाफ यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। पत्रकार की गिरफ्तारी पर केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद चलाकुडी बेडी बेहानन और सीपीआई के राज्यसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की अपील की। अब दूसरा उदाहरण, यूपी में ही एक न्यूज पोर्टल से जुड़े रविंद्र सक्सेना पर मई 2020 में एफआईआर हुई। उन्होंने सीतापुर जिले में क्वारंटीन सेंटर की खराब हालत पर रिपोर्टिंग की थी। वीडियो में बताया था कि यहाँ सड़ा हुआ चावल परोसा जा रहा। खाने की खराब क्वालिटी की बात आई तो मिर्जापुर का चर्चित केस भी याद आ गया। यहाँ प्रिंट मीडिया के पत्रकार पवन कुमार जायसवाल ने मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी देने का वीडियो बनाया। इस रिपोर्ट को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम शंकर राम ने अहिरौरा पुलिस स्टेशन में पत्रकार के अलावा ग्राम प्रधान राजकुमार पाल के खिलाफ भी शिकायत कराई। यूपी में ही स्क्रोल की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा पर भी एफआईआर हुई। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हालत बताई थी कि बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा। यूपी में पत्रकारों पर एफआईआर के दर्जनों मामले हैं, लेकिन हत्या के मामले भी कम नहीं। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी, कानपुर के उन्नाव में शुभम मणि त्रिपाठी और बलिया में रतन सिंह की हत्या ने सुर्खियां बनाई थी।
आप कह सकते हैं कि भैया क्या सब बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है? जवाब है नहीं। सत्ता किसी की भी हो, कई बार उसका चरित्र एक ही रहता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों का हाल भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। यहां बस्तर संभाग के कांकेर जिले में पिछले महीने यानी 26 सितंबर को स्थानीय पत्रकार और भूमकाल समाचार के संपादक कमल शुक्ल पर हमला हुआ, पीटा गया, सड़क पर घसीटा गया, भद्दी गालियां दी गई और मारपीट करने का आरोपी कांग्रेस का कार्यकर्ता और पार्षद। और ये हुआ क्यों? यहाँ एक पत्रकार सतीश यादव नगर पालिका के खिलाफ खबरें छाप रहे थे, आरटीआई के आवेदन दे रहे थे। पहले उन्हें पीटा गया, फिर थाने ले जाया गया। जब सतीश यादव के समर्थन में कमल शुक्ल पहुंचे तो उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक प्रतिनिधि ने थाने में पिस्टल लहराई, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सफाई में कहा कि 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पर यह तब हुआ जब वीडियो वायरल हुआ और दबाव बना। यही हाल राजस्थान का है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उठापटक सबने देखी। सचिन पायलट वापस आ गए, लेकिन जब से ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था तब कांग्रेस विधायकों की कथित फोन टैपिंग की बात सामने आई थी। अब इस मामले में गहलोत सरकार ने आज तक के पत्रकार शरद कुमार और सचिन पायलट के मीडिया एडवाइजर लोकेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर फेक न्यूज फैलाने और साजिश रचने के आरोप हैं। ये एफआईआर जयपुर के विधायकपुरी थाने में दर्ज हुई। एक हाई प्रोफाइल मामले की भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2017 को द वायर में प्रकाशित एक रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने वेबसाइट पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद जय शाह की संपत्ति 1 साल में अचानक बढ़ गई। ये रिपोर्ट पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखी थी। ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। इतने उदाहरण हमने आपको सिर्फ इसलिए दिए कि आप नागरिक होने की हैसियत से क्रॉस चेक कर सकें कि आपकी सरकारें देश की सर्वोच्च अदालत में क्या कहती हैं और जमीन पर हकीकत में उनके दावे क्या होते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से जब मन हो मीडिया की स्वतंत्रता का राग अलापा जाए। जहां सहूलियत ना हो वहां पत्रकारों का दमन किया जाए। ये दोहरा मानदंड है जो देश के अलग अलग सियासी दल सत्तारूढ़ होने पर अपनाते हैं। फैसला आपको करना है, क्योंकि अगर पत्रकार आज़ाद नहीं रहेगा, वो ताकतवर सरकारों से आपके हिस्से के सवाल नहीं पूछेगा, तो आपकी सुनवाई कैसे होगी। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।